बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद अफरी चौधरी, फोरम खुशवतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा लोकल इलेक्शन के ऊपर, जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं एमपी के। हमें बड़ा फ़ख्र होता है जब हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान पाकिस्तान से आकर अपनी मेहनत से, जो अपनी कारकर्दगी से अपना लोहा मनवाते हैं। मैं आज जिक्र करूँगा डॉक्टर ज़हीर बरशद। डॉक्टर ज़हीर बरशद साहब तकरीबन को 14 साल हो गए हैं यूके में ये मकीन कौंसलर का इलेक्शन भी लड़े। इनके अलावा उनके मुख्तलिफ 3-4 बिजनेस उनको भी रन कर रहे हैं। अभी फालकरक डिस्ट्रिक्ट से जो है अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तानी बेहसीत पाकिस्तानी, हमें उन पर बहुत फ़ख्र है। हमारे पाकिस्तानी भाई ये अपने आप को इस पोजीशन में लेके आए हैं कि आज वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके लिए काफ़ी वो कैंपेन भी कर रहे हैं, दोस्तों से भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारा फ़ख्र है, हमारी कौम के लिए ये फ़ख्र है, उनका इंटरव्यू क्यों ना किया जाए। तो मैं आज उनके मैं घर गया, उनका मैंने स्पेशली इंटरव्यू किया। आइए आपको उनका इंटरव्यू भी दिखाते हैं। उनकी कुछ पॉलिटिकली जो उनके मसरूफियात हैं उसके ऊपर बात की, उनके बिज़नेस के वाले से उनसे बात की, उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के वाले से बहुत सारी चीज़ें सवालात किए और ऑल ओवर जो क्वेश्चन से लोकल पॉलिटिक्स के वाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वाले से बहुत सारी बातें की। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनका इंटरव्यू देखें और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमारे दोस्त हैं जो देखने वाले हैं उनको वोट के हवाले से उनके साथ ताउन करें। हमारे भाई अच्छी कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज भी उन्होंने दिया कि लोकल जो हमारे पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, नौजवान जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, उसको भी इस पॉलिटिक्स में दी। आइए जो मैंने इंटरव्यू किया आपको भी दिखाते हैं। बम्बरा से जब मैं डॉक्टर ज़हीर बरशद साहब के घर पहुंचा, उनका स्पेशल इंटरव्यू लेने के लिए जब मैं उनके घर पहुंचा तो गेट पर स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब के बाहर एक खूबसूरत गार्डन बना हुआ था घर के आगे और घर के पीछे खूबसूरत गार्डन था। गेट पर डॉक्टर साहब खुद स्पेशली गेट पर आए और उन्होंने मेरा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया और मुझे घर के अंदर मुझे लेकर गए। वहाँ पर घर के अंदर जाते ही डॉक्टर साहब ने खाना तैयार कर रखा था, तो वहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर के साथ खाना खाया। खाने की मेज़ पर बैठे डॉक्टर साहब ने काफ़ी दिलचस्प बातें की, पॉलिटिक्स के हवाले से बातें की, कैसे पॉलिटिक्स में आए और बहुत सारी चीज़ें जो है मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं और जो हमारी एशियन कम्यूनिटी है उनकी जो यंग जनरेशन है उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको कैसे आना चाहिए। कुछ जो इंटरव्यू से पहले कुछ बातें जो है खाने की टेबल पर भी हुई। उसके बाद जो डॉक्टर साहब की यहाँ पर 2 ऑफिस हैं। डॉक्टर साहब का एक ऑफिस तो उन्होंने अपने घर के अंदर ही एक ऑफिस सेट किया हुआ है जिसमें वो ज़बरदस्त तरीके से अल्बा और इंडिपेंडेंट वोट फॉर अल्बा इस किस्म बैनर लगा हुआ है। पूरा ज़बरदस्त ऑफिस डॉक्टर साहब अपने घर के अंदर भी सेट किया हुआ है। और दूसरा ऑफिस जो है फालकर हाई स्ट्रीट पे है, जहाँ पर डॉक्टर साहब जो है वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर बैठते हैं और सुबह जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो जो हाई स्ट्रीट वाले ऑफिस वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर बैठ के जो भी जिस जगह पर उन्हें जाना होता है वहाँ पर इंतखाब करते हैं, तो वहाँ पर अपनी कैंपेन के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब के 2 ऑफिस हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी गाड़ी पर लेके गए, अपना जो ऑफिस है हाई स्ट्रीट वाला दिखाने के लिए डॉक्टर साहब की गाड़ी में हम गए। तो उस वक्त काफ़ी बारिश भी हो रही थी, मगर मेरा प्लान था कि डॉक्टर साहब की ऑफिस है जो हाई स्ट्रीट में है वो भी विज़िट करूं। तो डॉक्टर साहब का जो इंटरव्यू है इन पूरा लूँ और डॉक्टर से मुकम्मल जो है ये पूछें कि पॉलिटिक्स में कैसे आए और किस तरह ये आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपनी जो एशियन कम्यूनिटी है वो किस हद तक उनके साथ तामुल कर रही है। क्योंकि पुराने वक्तों के लोगों ने अपने बिजनेस में जो है ज़्यादा तवज्जो दी और आज की जनरेशन जिस तरह डॉक्टर ज़हीर साहब हैं ऐसे लोग आगे बढ़ चढ़ कर इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे दोस्त जो है
इस पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और हिस्सा ले रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब के ऑफिस में पहुँच गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब के ऑफिस से इस तरह बाहर जो है डॉक्टर साहब का बोर्ड लगा हुआ है, ये उनका ऑफिस का है जी, जहाँ पर डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं अल्बा फारूक डॉक्टर साहब की तस्वीर लगी है, के साथ जो उनकी जो है हेड हैं अल्बा पार्टी के हेड एलेक्स शिफर लगी है। ये डॉक्टर साहब ऑफिस के अंदर गए हैं, ये और डॉक्टर साहब को अंदर के ऑफिस का जो है सीन है। तो ये हाई स्ट्रीट फालकर्क में ऑफिस है, यहाँ पर बैठकर जो है डॉक्टर साहब जो काफ़ी जो दोस्तों के साथ मुलाकात भी करते हैं, यहाँ उनका जो प्लानिंग भी करते हैं। डॉक्टर साहब को मैंने आज तफसीली इंटरव्यू लिया, जिसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह पॉलिटिक्स में आए और फर्दर इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स वाले से क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने कौम को भी खास मैसेज दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम स्पेशली आए जी डॉक्टर ज़हीर बख्शी साहब के पास, उनके घर आए। और डॉक्टर साहब हमेशा ही बड़ा दिल रखते हैं, बड़ी मोहब्बतें देते हैं। इनसे जो जब से भी इनसे एक तारुफ हुआ ऐसी लगा, ये बड़े भाई हैं, बड़ा प्यार भी देते हैं। तो पाकिस्तानी जो ऐसे पाकिस्तानी मुझे फख्र फील होता है कि ज़हीर बख्शी साहब जिस तरह अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट, ये 100 साल की तरह 100 साल हो गए यहाँ पर किसी भी फालकर्क डिस्ट्रिक्ट में किसी पाकिस्तानी निजात को जो है टिकट ऑफर नहीं हुआ। तो पहली बार ऐसा होगा कि डॉक्टर साहब को जो है टिकट ऑफर हुआ। तो ये मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं अल्बा पार्टी की तरफ से। तो आज डॉक्टर साहब से गपशप करते हैं, कुछ पार्टी के हवाले से बात करेंगे, कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, क्या इनके अलावा क्या हॉबीज़ हैं। तो एक बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए कि डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल मुसरफियत के दिन है कि सुबह 10 बजे निकलते हैं और रात को 6, 7, 8 बजे वापस आते हैं, मुख्तलिफ जो इलाकों में जाते हैं अपनी कंपेन के लिए। जी सलाम डॉक्टर साहब। थैंक यू खालिद साहब, बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी आपकी दुआ। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि जिस तरह आजकल आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है अल्बा पार्टी की, जो आप वर्क कर रहे हैं, ये एक तो हमारे लिए फख्र की बात है कि 100 साल बाद किसी को कि 100 साल और गुजर गया टाइम, किसी को टिकट नहीं मिली, पहले पाकिस्तानी नज़ारा है कि आपको टिकट मिली, क्या ऐसा फील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा। बाकी आपने जिक्र किया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे से पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए, बेसिकली जब हम इस मुल्क में आए तो हमारा मेन मसला जो सा था खुद को एडजस्ट करना, तरक्की करना, अपने लिए अच्छे घर बार सारा कुछ उसका इंतजाम करना था जी। तो खैर जो हमारे पहले पेरेंट्स या हमारे अंकल जो भी यहाँ पे आए, उन्होंने आके बड़ी मेहनत की जी, एक थोड़ा मुकाम बनाया। तो ज़ाहिर है मुझे इस कंट्री में आए इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 10, 12, 14 साल हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस मौके से नवाजा। और बाकी जो 100 ईयर को हम लोगों ने ब्रेक थ्रू किया, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक तो वो स्कॉटिश नहीं है, यानी कि स्कॉटिश लोग हैं, नॉन स्कॉटिश जो से इन लोगों को ये ऐड ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बीच में शामिल होना जी। ये नहीं कि अपने बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं दूसरे इलाकों में पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहे हैं, तो दे आर डूइंग ग्रेट। लेकिन जो आप कह लें कि इस एरिया को थोड़ा सा नेग्लेक्टेड था, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने कभी सियासी सूरत हाल पे तवज्जो ही नहीं दी कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो जब हम आए तो हमने आके यहाँ देखा कि भाई हमें भी अपना शेयर लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्बा पार्टी ने हमें मौका दिया, तो अब मेंबर पार्लियामेंट का टिकट जो सा हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिला। डॉक्टर साहब एक बात तो ये नोटिस की यहाँ पर, जिस तरह के पॉलिटिक्स में हमारे एशियन जो है अभी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, और जो न्यू जनरेशन है उसके लिए आप कैसे लोगों को मैसेज देंगे कि उनको भी आना चाहिए इस पॉलिटिक्स में? एक तो है जी न्यू जनरेशन अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दे, क्योंकि एजुकेशन के बगैर हम लोग इन लोगों को compete नहीं कर सकते। सेकेंडली हम आएंगे तो उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जी। अब को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर कोई किसी किस्म की गेम्स में जा सकता है। फिर आ जाता है हम लोग का एडिशनल एड ऑन, तो उसके अंदर जो पॉलिटिक्स है इस लाइक अ बैकबोन, मेन हब है किसी भी कंट्री का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का। तो मैं तो जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या स्कूल गोइंग, उनको एनकरेज करता हूँ कि भाई आप डेफिनेटली
अपनी यूनिवर्सिटीज में इन चीजों में पार्टिसिपेट करें। आप यूनिवर्सिटी को लीड करेंगे तो कल आप इस कंट्री को लीड कर सकेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मुख्तर साहब ये भी बताएं हमें कि अल्बा पार्टी की जो मेन हॉट इश्यूज हैं उस वाले से मैं चाहता हूँ कुछ आप कमेंट से। अल्बा पार्टी बेसिकली अलग सलमान हमारा लीडर है जी। वो नेशनल हीरो है यहाँ का। जी। इंडिपेंडेंस के लिए उस बंदे ने इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए उसने टाइम किया जी। 2 दफा स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो जी। तो उन्होंने ये जो फाइट थी इसी को कंटिन्यू किया, अपनी पार्टी जो सी उन्होंने लॉन्च की जी। तो जो अल्बा पार्टी की पॉलिसीज है इंडिपेंडेंस तो भाई टॉप प्रायोरिटी है हमारी जी। कुछ भी करेंगे तो हम इंडिपेंडेंस को हम फोकस करते हैं जी। बाकी हमारी जो पार्टी है अब देखें कि हमारे स्कॉटलैंड के अंदर आप मैं जितने भी देखें बिजली गैस के वो बिल कितने बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। जो अल्बा पार्टी की पॉलिसी है वो ये कि हमारा ऑयल और गैस जो सा पहले हमें शेयर दो जी। इससे पहले कि आप उसको आप डाउन साउथ पंप करो और खरीद के हमें वापस लेना पड़े। जी। तो जितनी भी अल्बा पार्टी की पॉलिसीज हैं वो ऐसी हैं कि जो अवाम के हक में ज्यादा है। जी। इसमें आप एजुकेशन को ले लें, हॉस्पिटल्स को ले लें, एनएचएस को ले लें, फ्यूल पॉवर्टी को ले लें और सबसे जो बड़ी बात है जो पब्लिक ओनरशिप है जिसको मतलब अभी तक लोगों ने कंसीडर करना चाहिए कि अगर हमारी जो चीजें हैं वो पब्लिक ओनरशिप के अंदर आएंगी तो वो अल्बा पार्टी इन सब चीजों के हक में है। और आप जेंडर रिकग्निशन एक्ट उसके हम खिलाफ हैं, सेल्फ आईडी के हम खिलाफ हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सोशल वैल्यूज के सोशल नॉर्म्स के खिलाफ हैं। जी। अल्बा पार्टी की पॉलिसीज भी वही हैं, वो अल्बा पार्टी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। तो बाकी हम लोग वुमेन राइट्स, यंग गर्ल्स के राइट्स, जी, उन सब चीजों के जो हम सपोर्ट करते हैं। यंग गर्ल्स के लिए सेफ स्पेसेस के लिए हम हक में जी। एट द सेम टाइम हम मेंस राइट्स की भी बात करते हैं जी। तो मतलब इक्विवेलेंसी और जो बैलेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि बेसिकली तो आप अच्छा खासा जो है बिजनेस कर रहे हैं, कितने बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये बिजनेस रन करते करते ये पॉलिटिक्स का क्या आपको शौक उठा? पॉलिटिक्स बस कह लें कि एक इंसान के अंदर होती है जो इंसान को जाने नहीं देती। तो बस ये जब से आए थे हल्का हल्का सा ना वो क्या कहते हैं हल्का सा लाओ चल रहा था, वो जब मौका मिला तो बूम हो गया कि नहीं हम लोगों को इस चीज में हिस्सा लेना चाहिए। बाकी हमारी जो मेन वजह थी पॉलिटिक्स में आने की, बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए लोकल कम्युनिटी मेंबर, बीइंग ए पेरेंट, बहुत सारी चीजें थी जहां मैंने देखा कि यार इन लोगों को हर चीज हर जगह पे नुमाइंदगी जरा जल्दी मिल जाती है जी, हिस्सा जल्दी मिल जाता है जी। तो हमें भी इस चीज में आना चाहिए। जब हम लोगों ने कुछ साल पहले 2021 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इस चीज को कि हम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको कहा कि यार वेस्ट ऑफ टाइम है, इतना पैसा इस पे लगाने की बेहतर है कि आप एक कारोबार और खोल लें। लेकिन उस चीज को मैं ऐसे लेता हूँ कि ये जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना जी, ये मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी। जो ये वर्ष 1, 2, 3, 5, 10 इलेक्शन लड़े जी, अगर वो किसी भी इलेक्शन में नहीं जीतता जी, एक तो एक बेस बना जाएगा जी, जो मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए या किसी भी कम्युनिटी के बच्चों के लिए एक चीज होगी कि अगर उसने हिस्सा लिया था तो हम भी हिस्सा ले सकते हैं जी। और हम अपना शेयर जो है ना वो तभी ले सकेंगे जब हम इनके बराबर साथ बैठेंगे जी। इसलिए पॉलिटिक्स जो सी है अब आ गए हैं तो अब इंशाल्लाह साथ चलेंगे इनके। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो एक और बात मैं नोटिस की है कि जब तक हमारे अपने काउंसलर जो है या एमपी हैं जिस काउंसिल में नहीं है तो वहां पर हमें हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें होती हैं। जैसे ग्लासू की अगर हम बात कर लें वहां पर हमारे काफी काउंसिलर हैं और डुमरा में हमारा एक भी काउंसिलर नहीं है। और डुमरा के लोग जो काफी इस चीज की वो फील करते हैं कि यार हमारा कोई लोकल काउंसिलर नहीं है, जो अंदर जो काउंसिलर के काम है और बहुत सारी चीजें हैं जो काउंसिल के अंदर है, वो जो काउंसिल कर सकता है वो बाहर वाले नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि काउंसिल में ना होने की वजह से हम उस वजह से हमें दुश्वारी भी है। आप फरमाइए कि अगर ना होने की वजह से कौन से मसाइल होती हैं और होने की वजह से कौन से मसाइल आ सकते हैं, नहीं आ सकते? जी होने और ना होने की अगर हम बनाए तो इसकी पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं।
अगर हम आ जाएं ना होने की सूरत हाल तो आप लोगों ने देख ली जी कि आपको हर डिपार्टमेंट में आपने कोई प्लानिंग परमिशन लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, आपको मुश्किल का सामना है। जी देखिए जी, आप मैं या बहुत सारे दोस्त जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। जी जो नया बंदा आता है, अगर उसको कोई अपनी हम जुबान या आपकी चीजों को समझने वाला बंदा एक दफ्तर में एज ए काउंसलर या काउंसिल में मिले, हाँ जी तो बहुत सारे मसाइल हैं जो आसानी से कंफर्टेबली हल हो सकते हैं, जो जी कि आप लोगों के नहीं हल हो रहे। जी तो अब आ जाए, अगर हम फायदे के, हमारा बंदा अगर काउंसिल में हो, देखिए जी, हमारी मसाजिद हैं, हमारी ग्रेवयार्ड्स हैं, जी हमारे स्कूल्स हैं, हमारे बच्चों को स्कूल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उन सारी चीजों को एडवोकेट करने के लिए, उन सारी चीजों को डिफेंस करने के लिए जी हमें अपने बंदों की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब जो बंदा मुझे आके कहता है ना जी मेरे इलाके में हमारा बंदा कोई नहीं, जी तो मैं कहता हूँ यार, अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी जनरेशन को रेडी करो। जी आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भतीजा, भांजा कोई तो होगा जी कि जिसको आप आगे ला सकें। जी ये नहीं होता कि आप कम्युनिटी में आप इलेक्शन लड़े हैं या पॉलिटिक्स में आए हैं तो आपने जीत के ही कम्युनिटी की नुमाइंदगी करनी है। जी आप हार के भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। हार क्या, पैसे क्या कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 है, 10,000 में से मेरे पास 2,000 वोट है, मैं हार गया, जी लेकिन तब भी काउंसिल वालों को पता है कि इस बंदे के पास 2,000 लोगों की नुमाइंदगी है। जी वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे, जी उनको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इन चीजों को सोचना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन को हम लोगों को आगे लाना चाहिए, लाना पड़ेगा, जी अदरवाइज हमारे लिए लाइफ मुश्किल होती जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो आप माशाल्लाह अपने बिजनेस, 3 बिजनेस आप ऑलरेडी जिस तरह आपके हैं, और इन 3 बिजनेस को और किस तरह आप रन कर रहे हैं, और साथ साथ प्रोडक्ट्स भी रन कर रहे हैं और बड़ी स्मूथली रन कर रहे हैं, ये इसका क्या, ये जादू की छड़ी है? ये भी जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस हम साथ साथ एक्सपेंशन जो सी ना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान के डिफरेंट फेज होते हैं। एक होता है एडजस्टमेंट, फिर सर्वाइवल फेज है। हमने भी सर्वाइवल फेज गुजारा, जब इस मुल्क में आए बड़े धक्के खाए। उसके बाद आता है ग्लोइंग फेज। जब हम ग्लोइंग फेज के आए, हम लोगों ने बिजनेस सेटअप किया, फिर हम आगे एक्सपेंशन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 आउटलेट ओपन हो चुके हैं। तो उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं जी? मोस्टली तो हमारे स्टाफ रन है, उनको सब मैनेजर्स हैं, उनको सबको वॉच कर लेते हैं जी। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरी अपनी है कि मैं हर बिजनेस को रोजाना ज्यादा नहीं तो 1-1 घंटा तो ना टाइम लाजमी देता हूँ। तो उसके अंदर आ जाता है कि मेरा दिन खासा लंबा है, 7:30 मॉर्निंग से मेरा दिन शुरू होता है जी। फिर यहाँ पे भाई बच्चों को भी खुद छोड़ना है, 3 बजे बच्चों को लेना भी है। फिर बच्चों के साथ मैं खाना मिस नहीं करता, 3 बजे बच्चों को लाके मैंने खाना खाना उनके साथ। फिर जी हमारी रूटीन का आगाज हो जाता है। फिर एक बिजनेस पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, और करते करते जब रात का 1 बजता है ना, जिसम साथ छोड़ जाता है तो पता होता है कि बेड पे जाना है। फिर 6 घंटे बाद इंशाल्लाह दोबारा उठ जाएंगे। छुट्टी कोई नहीं होती? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं छुट्टी नहीं करता। मैंने बड़ा बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस इस तरह के कुछ दिन जॉन से काम के लिए और कुछ दिन बच्चों के लिए। हमारे लोग ये भी ये गलती करते हैं कि जब वो काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना जी खाला साहब, वो अपने बच्चों को, फैमिली को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जी। अगर मैं आज अपने बच्चों को टाइम नहीं दूंगा ना जी, कल की मुझे टाइम नहीं देंगे जी। तो अगर आप अपने बच्चों से बुढ़ापे में या फ्यूचर में टाइम डिजर्व करते हैं ना, बच्चों को आज आपको टाइम देना पड़ेगा जी। फिर अगर हम अब टाइम नहीं देते, हमारे और हमारे बच्चों में ना गैप क्रिएट हो जाता है जी। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा बेटा अगर मेरे साथ आज नहीं शेयर करेगा या मैं इसके साथ शेयर नहीं करूंगा, कल ये कहेगा यार डैड को नहीं पता लगना चाहिए जी। अब ये देख लें, सारे बच्चे खेलना, ये मेरे पास बैठा, इसको पता कोई भी मसला है जी, तो बेहतर है कि डैड के पास ही बैठा जी। तो बच्चों के साथ थोड़ा बॉन्ड जॉनसन आपका फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये फरमाइए कि हमारी जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, ये कौन कौन से मसाइल में इनको ज्यादा है? जिस तरह कि आजकल बहुत ज्यादा एक इशू आ रहे हैं कि रिश्तों के आ रहे हैं, जिस तरह इतनी लोगों के, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रैंक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर यकीन करें कि 410 प्लस फैमिलीज ने इस ग्रुप में है, और एक हमारा ग्रुप वहाँ पर है मैनचेस्टर में, 400 से ऊपर वहाँ फैमिली है। तो इतने लोगों के रिश्ते, और लोग जब मुझे कभी कभी फोन भी कर लेते हैं कि जी रिश्ते के लिए हमारा ये, और बच्चियों की उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, और उनका पंजाबी के अंदर ना कुछ है, बिल्कुल इतनी भी शर्तें लगाते हैं कि ये भी हो, वो भी हो।
और फिर एंड ऑफ द डे वो बेचारी बच्ची जो है Overage हो जाती है। मैं जहाँ तक मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, अल्लाह ताला जनरल नसीब की दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी जो है ना, सिर्फ इसी पैसा उनको ज्यादा था, बच्चे की शादी नहीं की, 42 साल की उनकी एज हो गई है। तो मैं उनसे मिलने गया तो उनकी मिसेस ने कहा कि भी इसकी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये बंदे ने मुझे जब लड़की की एज 25 साल थी उस वक्त कहा था कि मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, और रिश्ता क्यों नहीं किया? कि उसके पास पैसा था काफी, वो अपना स्टेटस देखते देखते उसने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। और उसको बच्ची की जब लाइफ टाइम पे शादी नहीं होती है तो चेहरे की रौनकें खत्म हो जाती है। आपको कि 25 साल की उम्र जो बच्चे के चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है, कि जवानी होती है, जो एक रूप होता है, वो वक्त के साथ साथ परेशानी के साथ गिरता जाता है। अब इसको देखा, यकीन करें मुझे बड़ा दुख हुआ है। देखिए क्या कैसे हमारे इसको कैसे आप देखते हैं कि लोगों को क्या मैसेज है, क्या कम से कम बच्चों की शादी टाइम पे करें और जो नाक ऊंचा है ना उसको थोड़ा सा नीचा कर ले। अच्छा, उसके अंदर एक तो ये जो आपने 2 ग्रुप बनाए ना, ये बड़ा अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग ऐसे जो घरों में बैठे हैं, वो रिश्ता ढूंढने बाहर नहीं जा सकते यार। बिल्कुल, उसके लिए बड़ा अच्छा ग्रुप है कि अंदर चीजें जो सी है ना खुद ब खुद मैच हो रही हैं। हाँ, मैच हो जाती हैं तो वो रिश्ता हो जाता है। फिर अगर आप बात करें ना एज की, उसमें हम लोगों ने ना डिमांड्स बहुत रखते हैं जी। तो यहाँ के फैमिलीज हैं या जो लड़कियां हैं या उनके माँ बाप हैं, वो रिश्ता ऐसा ढूंढना चाहते हैं कि अगर आप उनको एक रोबोट डिजाइन करके दे देंगे ना, वो उसमें भी फॉल्ट निकाल लेंगे। वो तो चलो इंसान तो अल्लाह ताला का बनाया ना जी। तो उसमें कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी जो सी ना, आप कह लें कि ये जो सी कंप्रोमाइज करने की, अब हर बंदा कहता है यार मैं क्यों कंप्रोमाइज करूं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बंदा मेरे मुताबिक नहीं है, आप उसका हाथ पकड़ खींच के लाएंगे तो वो खुद ही आपके मुताबिक हो जाएगा जी। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आपको जिंदगी में करना पड़ता है जी। और फिर आ जाता है इश्यू ओवर एज का। अगर ओवर एज इश्यू का सिर्फ ये नहीं कि शादी का ओवर एज वेडिंग के अंदर या ओवर एज मैरिज के अंदर और भी मेडिकल वाइज बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लड़की है या एक लड़का है जो 40-45 साल की एज में शादी कर रहा है जी, जब उनकी औलाद जवान होगी, उनके तो जाने का टाइम आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखो चला तो इंसान कभी भी जा सकता है, बिल्कुल, जी जी, लेकिन इन टाइम शादी, आप भी जवान हो, आपके बच्चे भी जवान हो, उसकी जो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी तो भाई देखें, हम लोग कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी बच्चे या लड़की की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई इन टाइम करो, कई चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके या किसी को साथ चल के कर देनी चाहिए, इन टाइम करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आप प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं, ये क्वेश्चन आपसे करूँगा मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा, कि आजकल की जनरेशन है, बच्चे जो है वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, वो एकदम इतनी बदतमीजी पे उतराते हैं और इंग्लिश में वो वाली भी तक का यूज करते हैं। तो ये इसमें मेंटल हेल्थ की वजह आप बताएं कि इसकी वजह क्या है? बच्चों को यानी कि जिस तरह जो तरबियत हम हमारे एशियन कल्चर में होती है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। मैं एक वाकया शेयर करूं कि एक यंग जनरेशन लड़का ब्रिटिश बोर्न, उसकी शादी की उन्होंने 20-22 साल की उम्र में। वो लड़का जो है, जो उसने अपनी वाइफ को गालियां दी, जो सलूक उसे किया, लड़की वो छोड़ गई, पाकिस्तान से लड़की आई थी, छोड़ गई। तो उसके बाद उसकी एक और शादी, जब उसने उससे बदतमीजी की, वो भी छोड़ गई। अब वो उसके वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं इसका क्या करूं। अब मैं पहली गारंटी दी थी पाकिस्तान से, मैं वो कह के लाया था कि ये मेरा बेटा है, यहाँ आके इसने गालियां दी, छोड़ गई। दूसरी बेटी ब्रिटिश बोर्न की, उसके साथ लड़ाई, उसने पुलिस को फोन कर दिया, उसने पुलिस को पकड़वा दिया। तो ये एक मेंटल हेल्थ का इशू जो बहुत अभी हो रहा है, लड़कियों में भी लड़कों में भी, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे हल किया जा सकता है? अरे सब जो मेंटल इश्यूज हैं, अगर तो इंसान के अंदर वाकई मेंटल इश्यूज हैं, फिर तो उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको दैट वे ट्रीट नहीं कर सकते, तो फिर सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जब हम बच्चों को ग्रो अप करते हैं ना, ग्रो अप करने के दौरान, मैंने भी जिस तरह पहले कहा ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ वो बॉन्डिंग नहीं होती कि वो हर इंसान के अंदर जो चीजें चल रही होती है ना, वो शेयर नहीं कर पाता जी। जब वो चीजें शेयर नहीं कर पाता, वो चीजें अंदर इकट्ठी होती रहती हैं जी। वो देखे ना, वो लावा किसी ना किसी पे तो फटना है। जी। तो जैसे आपने कहा जी, आपके वो दोस्त के बच्चे वाला वाकया, उसने पहले जनाब अपनी फ्रस्ट्रेशन सारा कुछ अपनी एक बेगम पे निकाल दी जी।
उसको छोड़ दिया, उसने सोचा कि यार ये तो गलत हो गया, मैं सेकंड वाली कौन सी है ना बेहतर हो जाएगी जी लेकिन फ्रस्ट्रेशन वहां की वहीं थी, जी वो उस पे निकल गई। जी जो बंदा इस किस्म का एटीट्यूड है, जिसका रवैया है ना, उसको बेहतर है कि बजाय वो बाकी लगातार बच्चियों की लाइफ खराब करने के ना, तो बेहतर ये कि पहले अपने आप को ट्रीट करवाए। उसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ये नहीं कि आपको मेंटल इश्यूज नहीं है, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं। इन चीजों को पहले कवर करना चाहिए, कवर करें, और फिर बजाय इसके कि आप किसी की लाइफ को कल खराब करें, तो इसको करना चाहिए। प्लस आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर बंदा परेशान है, जिंदगी दौड़ लगी हुई है जी इसमें हम तभी का हो सकते हैं अगर हमें ना कंटेंट हो जाए। जी कंटेंट इस मकसद में, अब मैं कौन जी खालिद साहब महंगी गाड़ी में फिर रहे हैं तो मैं जनाब किसी तरह करके वो ले लूं। जी अगर मैं इस दौड़ से बाहर निकलूंगा ना, जी मैं जो छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, जब मैं उसमें अपने आप को फील करूंगा ना, यार मेरी लाइफ इसमें अच्छी गुजर रही है, ना मुझे घर वालों पे गुस्सा आएगा, ना मैं स्ट्रेस में जाऊंगा। और आधे मसलों के हल जो से ना इस्लाम में है कि बस जिस चीज पे ना कनात पसंदी जो सी है, जब हम कनात पसंद हो जाएंगे, कंटेंटनेस हमारे में आ जाएगी, दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको जब भी मैंने देखा कि आप हमेशा मुस्कुराते ही देखा, और जिस तरह कम्युनिटी में भी आपका रूल में, जहाँ फंक्शन होते हैं वहां पर भी जाते हैं, माशाल्लाह आपका लोगों से बड़ा प्यार है। जो भी लोग आपको मिलते हैं बड़ी रिस्पेक्ट और मोहब्बत से मिलते हैं, और आप भी ऐसे ही मिलते हैं। ये क्या आपके पास जादू की छड़ी है कि लोगों को जिससे मिलते हैं उसको आप अपना बना लेते हैं? ये देखें जी, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक है। आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, वो आपको इज्जत देगा, प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा जी। तो बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ना ही कोई जादू की छड़ी हम घुमाते हैं जी। तो बस एक दफा प्यार से मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है। पाकिस्तान में आप कहाँ से तालीम हासिल किया आपने? ये पाकिस्तान में जी बेसिकली मेरा ताल्लुक एक फैसलाबाद की तहसील है समुंदरी, वहां से है। मेरी बेसिक स्कूल एजुकेशन वहां पे एक प्राइवेट स्कूल था न्यूफाक जी, वहां से है। फिर मैंने डिग्री कॉलेज समुंदरी से ही एफएससी की जी। एफएससी मेरी प्री मेडिकल में थी जी। फिर उसके बाद मैंने डीवीएम किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से जी। जब मैंने डिग्री फिनिश की तो मेरे दोस्त डॉक्टर इरफान जी, उसने भी फिनिश की, तो उसने कहा व्हाई नॉट, विल गो एंड ट्राई लंदन। सो ओके दैट्स फाइन। तो फिर हमने यहाँ ग्रुप था उसको ज्वाइन किया, तो फर्स्ट टाइम हम लोग यूके में आगे सर्जरी ग्रुप के नाम पे था, उसका सेपरेट था, वहां चले गए। देन एट द सेम टाइम मैंने स्टार्ट कर ली थी मास्टर्स पॉलिटिक्स में जी, वो किया। फिर हाफ वे थ्रू था मैं केरम गवर्नमेंट के अंदर जी, मतलब एजुकेशन वाइज क्रिस क्रॉस काफी चीजें जो सी ना चलती रही जी। तो फिर लंदन से स्कॉटलैंड मूव होना, ऐसा बिग मूव 2012 के अंदर जनाब हम लंदन से स्कॉटलैंड मूव हुए। फिर शादी हो गई। स्कॉटलैंड कैसे आपको सोचा आपने स्कॉटलैंड मूव हो? अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरा स्कॉटलैंड होने का कोई इरादा नहीं था जी। मेरे मामू यहाँ पे रहते हैं, तो मैंने सोचा कि यार 5 हफ्ता ना छुट्टियां उनके पास गुजार रहा हूँ जी। वो एक हफ्ता जो छुट्टियां गुजारने आया था जी, वो 12 साल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बच्चे जवान हो रहे हैं और हम स्कॉटलैंड की आजादी की जंग लड़ रहे हैं जी, और लड़ भी वहां से रहे जहां से हम मूव हुए थे जी। ना, लंदन खुद वापस गए, जबकि स्कॉटलैंड को भी लंदन से हम लेके जाना चाह रहे हैं कि लगा हो जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह कि आप पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा पाकिस्तान याद नहीं आता? पाकिस्तान वालदा आई थी, वाल साहब को कहा, लेकिन वो कहते थे यार मेनू ना मैं उमरा करन चलना मैं उत्थे जा की करांगा। तो यहाँ आपको पता है एक तो वेदर, अंदर बाहर आना जाना नहीं, तो थोड़ी सी लाइफ पाकिस्तान को जरूर मिस करते हैं। और पाकिस्तान हर साल 1-2 चक्कर लग जाते हैं, लास्ट ईयर 3-4 चक्कर लगे थे जी। अभी भी मैं फरवरी में पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, चक्कर लगता रहता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फील नहीं होता? फील तो होता है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स वहां पे है, लेकिन ये क्या आना जाना लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना फील नहीं होता, आना जाना लगा। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह बड़ा अच्छा मौका है मेरे साथ, आप जिस तरह बात करो, मैं चाहूँगा कि आप कोई मैसेज दें हमारे जो लोग। एक तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ जी कि हमारे नाज़रीन को कि डॉक्टर ज़हीर बख्श साहब नहायत ही नफीस इंसान है, प्यार करने वाले इंसान है। तो इलेक्शन लड़ रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट जो बरतानिया से, तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब को सपोर्ट करें। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप भी कोई मैसेज दें। मैसेज जी आपके तो असर से यही है कि जो दोस्त जो भाई फॉल्क्रिक के अंदर मौजूद है, फॉल्क्रिक कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी बड़ी है, कुछ लोग समझते हैं कि फॉल्क्रिक जस्ट इटसेल्फ अ टाउन सेंटर जी,
फोर्ट के नवाही गांव है, जिसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ, रेडिंग, मडिस्टन, सलमानन, एवन ब्रिज, बैंकनॉक, मतलब काफी वसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जो लोग हमारे पाकिस्तानी या जो भी मुसलमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो भाई आपके पास चांस है, आप अलबा पार्टी को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी आवाज उनसी पार्लियामेंट के अंदर ले जा सकें। आज आप हमें सपोर्ट करेंगे, कल तभी हम आपकी आवाज बन सकते जी। हैं कि अगर हम कामयाब होंगे। तो जी, जिस तरह ये तो फरमाइए कि आपको अभी एवरी डे आपकी मसरूफियत है, किस तरह आप लोगों के पास जाते हैं, क्या प्रोसीजर है एवरी डे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर खासा डिफरेंस है। वहाँ जलसे जुलूस ये वो डिफरेंट तरीके। यहाँ पे एक तो मैंने अपना बेस ऑफिस बनाया, ये आप मेरे होम ऑफिस में बैठे हैं, हाउस ऑफिस में। फिर हमारे पास बेस ऑफिस है जो हम लोगों ने टाउन में बनाया हुआ है जी। हम सुबह 10 बजे बेस ऑफिस में जाते हैं जी। वहां पे हम मीटिंग करते हैं आपस में, मैं, मेरी टीम, मेरी सेक्रेटरी, हम आपस में डिसाइड करके कि हम लोगों ने किस एरिया को टारगेट करना है। जी। फिर हम उस एरिया में जाते हैं। जी। उस एरिया के अंदर जो मेरी टीम है वो लीफलेट्स, जिस तरह पाकिस्तान में इसको इश्तिहार बोलते हैं, जी, वो डिलीवर करने में बिजी हो जाते हैं। जी। मैं वहां पे जितने भी लोकल बिजनेसेस होते हैं, जी, मैं 1 to 1 जी, उन बिजनेसेस के ऊपर जाता हूँ, जी, उनसे जाके हम मुलाकात करते हैं, उनको अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं। जी। तो बस इसी तरह। और उसके बाद अब फर्स्ट जो सा राउंड हमारा फिनिश होता है 2:30 जी। 3 o'clock जनाब, मैंने बच्चों को लेना होता है, क्योंकि बच्चे तो इस पीरियड में भी छोड़े नहीं जा जी, सकते, जी, नेग्लेक्ट नहीं जी, किए जा जी। सकते। आते हैं, सेम रूटीन बच्चों के साथ खाना खाते हैं। जी, शाम को हम फिर डिफरेंट एरिया को टच टच करते हैं। जी, तो उस एरिया के अंदर भी वही मेल मुलाकातें हैं। जी, और उसके अलावा फोन्स पे, ईमेल्स पे जो बंदा हमें आना चाहता है या मिलना चाहता है, उसको फिर हम ऑफिस में कन्वीनियंट टाइम में टाइम दे देते हैं। जिस तरह सैटरडे हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो सैटरडे को आ रहे हैं मुलाकात करने। जी, सैटरडे और संडे मेनली हम ऑफिस में देते हैं, जी। और उसके बाद बाकी दिन उनसे हमारे फील्ड के अंदर ही गुजरते हैं, सबको मिलने वाला है। कैसा फील हो डॉक्टर साहब कि आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन टेस्ट कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट का, और लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, हमारी कम्युनिटी यहाँ पर कितनी है और वो किस तरह आपको सपोर्ट कर रही है? अगर आप बात करें, लोगों के साथ बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल भी सुनते हैं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उनको हल करवाने की भी कोशिश करते हैं। हमारे पास माशाल्लाह फॉल्की के अंदर जी 2 मस्जिदें जी, जुमे वाले दिन टोटल फुल होती हैं। जी, अगर हम प्रोपोर्शनेट शेयर लगाएं तो हम लोग थाउजेंड्स में हैं, हजारों में हैं। जी, तो इतने हजार लोगों की नुमाइंदगी के लिए कोई ना कोई बंदा यहाँ पे होना चाहिए। नहीं कि मैं ही हूँ, कोई भी हो, कोई भी हो, जी, जो बंदा अपना टाइम दे सकता है पॉलिटिक्स को, या जो पॉलिटिक्स को समझता है, या जो जी। अपने लोगों की जरूरियात को समझता है, बिल्कुल, तो उसको आगे आना चाहिए। अपनी कम्युनिटी भाई बहुत प्यार दे रही है, सारों के पास जा रहे हैं। हाँ, अपने साथ साथ हम जिस भी और बंदे को अप्रोच कर रहे हैं, लोकल लोगों के पास जा रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं, जी, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी, देखें जी, जो रिजल्ट आएगा वो सब बिल्कुल, देखेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंसान की तो कोशिश ही होती है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया, और आपकी जो हॉस्पिटैलिटी उसका भी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का हमेशा आप प्यार देते हैं जी। इतना दिन आज अभी डॉक्टर साहब के साथ हमने तफसीली बात की है। डॉक्टर साहब ने सारी जो अपनी सूफियात के बारे से बात की, और भी काफ़ी क्वेश्चन डॉक्टर साहब से किए। इंशाल्लाह जब डॉक्टर साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। उस वक्त भी याद चाहूँगा। न्यू वाला ऑफिस में है। इधर कैमरे से देख के बात करो ना, इधर देख के बात करो। न्यू वाला ऑफिस कहाँ पे है? व्हाइट वाला हाँ, जो व्हाइट वाला न्यू वाला ऑफिस में बनाया है टाउन में। वो होती है ऐसे सीधा सीधा जाते हैं। हाँ, वहाँ पे तो कौन जीतेगा? अलबा जीतेगा, ठीक है। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ मैं। हंसती हो गई।